जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में देखेंगे अशोक के शासन काल के प्रमुख घटनाक्रम को। अशोक का राज्यारोहण पिता बिंदुसार के निधन के उपरांत मगध के सिंहासन पर 268 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक के शासन के 8वें वर्ष में दीर्घ शिलालेख यानी 8वां शिलालेख जो है वो दीर्घ शिलालेख है। कलिंग विजय के बाद अशोक ने क्षोभ व्यक्त किया युद्ध का अंत कर धर्म के मार्ग पर चलने की घोषणा की। क्षोभ व्यक्त करना मतलब दुख प्रकट किया। नवम वर्ष में बौद्ध धर्म स्वीकार लघु शिलालेख 1 तथा 2 के अनुसार। बौद्ध धर्म की स्वीकृति की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो शिलालेख 1 और 2। और कलिंग युद्ध की जानकारी किससे मिलती है? तो शिलालेख 8 से। परंतु वह धर्म के प्रति उतना सक्रिय नहीं रहा। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की और पूर्ण रूप से वो बौद्ध हो गया। वो जब बोध गया की जो यात्रा का किसमें उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है शिलालेख 3 में। तीसरे शिलालेख में बोध गया की यात्रा का जानकारी मिलता है। राजकीय शिकार की प्रथा समाप्त कर दी और धम्म यात्रा प्रारंभ की। 11वें और 12वें शासन वर्ष में उसने धम्म पर मौखिक घोषणाएं करनी शुरू की। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में सद्भाव स्थापित किया। पशुवध बंद किया। इसका उल्लेख दीर्घ शिलालेख 1 में। पशुवध निषेध का उल्लेख दीर्घ शिलालेख 1 में है। भारत और विदेशों में अस्पताल खोले और वृक्ष लगवाए। इसका उल्लेख दीर्घ शिलालेख 2 में है। सीमाओं पर अपने सद्भाव का आश्वासन दिया। कलिंग लघु शिलालेख 2 में है। लघु कलिंग शिलालेख 2 में है। विधि और न्याय से शासन करने का व्रत किया। पृथक कलिंग शिलालेख है। ये कोष्ठक में जितने भी शिलालेख के क्रम और नाम दिए हैं तो जितनी भी अशोक के बारे में जानकारी मिलती है तो उन शिलालेखों से ही मिलती है। धार्मिक संप्रदाय में आपसी विरोध को रोकने का प्रयास किया। इसकी जानकारी दीर्घ शिलालेख 12 से मिलती है। 12वें वर्ष में प्रथम राज्यज्ञ अभिलेख की और धम्म आदेश जारी करने की शुरू की। इसकी जानकारी दीर्घ शिलालेख 6 से मिलती है। उसी वर्ष धम्म प्रसार के लिए एक जन प्रदर्शन किया। इसकी जानकारी दीर्घ शिलालेख 4 से मिलती है। उसी वर्ष आजीविकों को गुफाएं प्रदान की। इसकी जानकारी गुहालेख 1 और 2 से मिलती है। उसी वर्ष से तात्पर्य है कि उसके शासन काल से 12वें वर्ष। उसी वर्ष अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण का आदेश दिया। इसकी जानकारी दीर्घ शिलालेख 3 से मिलती है। 13वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। इसकी जानकारी दीर्घ शिलालेख 5 से मिलती है। मुनि के स्तूप को दुगुना बढ़ाया। इसकी जानकारी निगलीवा के दीर्घ स्तंभ लेख से मिलती है। 19वें वर्ष में आजीविकों को तीसरी गुफा प्रदान की। इसकी जानकारी गुज लेख 3 से मिलती है। 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा के मध्य एक स्तंभ स्थापित करके बलि का अंत और भू राजस्व भाग का 1/8 कर दिया। इसकी जानकारी दीर्घ स्तंभ लेख निगलीवा शिलालेख से मिलती है।
शासन के 22वें और 24वें वर्ष के मध्य विरुद्ध आचरण करने वाले बौद्ध भिक्षुओं को बिहारों से निकालने का उल्लेख मिलता है और बौद्ध द्वारा गहन अध्ययन की संतुष्टि का पता चलता है और द्वितीय महारानी कारुवाकी के दोनों दानों की घोषणा की सूचना मिलती है। उसने उसके शासनकाल के 27वें वर्ष में दान को संगठित रूप देने और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के कार्यकलाप की देखभाल के लिए महापात्रों का नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। 26वें वर्ष प्रथम 6 स्तंभ राज्यादेश जारी दीर्घ शिलालेख 4 से जानकारी मिलती है। जिला अधिकारी को जन कल्याण के कार्यों में करने के लिए न्याय निष्पक्ष शासन करने के उद्देश्य से दिया। इसकी जानकारी शिलालेख दीर्घ स्तंभ लेख 4 और 5 से मिलती है। शासन के 26वें वर्ष के बाद अपनी दूसरी रानी के द्वारा दिए गए उपहारों के बारे में अभिलिखित करवाया। इसकी जानकारी महारानी का स्तंभ लेख से मिलता है। 27वें वर्ष में 7वां स्तंभ लेख जारी किया। इसकी जानकारी स्तंभ लेख 7वां है, दीर्घ स्तंभ लेख 7वां है। संभवतः 27वें वर्ष में सारनाथ स्तंभ अभिलेख के बाद नियम विरुद्ध प्रवृत्तियों की भर्त्सना की।